नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लासिका अभियान के तीसरे दौरे में इंद्रधनुष 0.5 में सभी बच्चों का टीकाकरण कराएं, कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा। अमृत वाटिका गार्डन के लिए डाक विभाग के कर्मचारियों द्वारा एकत्रित किए गए मिट्टी को प्रधान पोस्ट मास्टर मंगला भागवत ने नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी मयूर कुमार गोरामे को सौंप दिया। जाति जनगणना से समाज नहीं बटेगा, कहा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने। शमनूर की टिप्पणी से कांग्रेस एमएलसी प्रकाश के राठौड़ नाखुश। बीएस येदियुरप्पा के कर्नाटक दौरे को पार्टी के दिग्गजों से हरी झंडी नहीं मिली। अजीत पवार के काफिले पर हुई प्याज और टमाटर की बारिश, डिप्टी सीएम की कार पर भी बरसा किसानों का गुस्सा। स्विट्जरलैंड के सर्वर से आया था प्रधानमंत्री को धमकी भरा ईमेल, मुंबई क्राइम ब्रांच ने किया खुलासा। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान के टीकाकरण अभियान का तीसरा दौर 9 से 14 अक्टूबर तक बीदर जिले में आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान में 5 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को टीका लगाया जाना चाहिए और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा कि सावधानी बरतनी चाहिए ताकि कोई बच्चा छूट न जाए। वे जिला अधिकारी कार्यालय कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रभावी मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान के तीसरे चरण के लासिका अभियान की जिला स्तरीय समन्वय समिति की पूर्व बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मिशन इंद्रधनुष के तीसरे चरण में जिन गर्भवती महिलाओं और आधे साल से कम उम्र के बच्चों को कोई टीकाकरण नहीं हुआ है, उन्हें अपने निकटतम टीकाकरण केंद्रों पर टीका ले जाकर इस अभियान का लाभ उठाना चाहिए। तालुक स्तर पर तहसीलदार, बाल विकास परियोजना अधिकारी और तालुक स्वास्थ्य अधिकारियों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि टीकाकरण अभियान के तीसरे दौर में कोई भी बच्चा छूट न जाए। जिले में इंद्रधनुष लासिका अभियान का पहला और दूसरा दौर पहले ही संचालित किया जा चुका है और तीसरे दौर में कोई भी बच्चा छूट न जाए, इस अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, आंगनबाड़ी सहायिका और अन्य विभागों का सहयोग लिया जा रहा है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। नई दिल्ली में अमृत वाटिका उद्यान के लिए जिले में एकत्रित किए गए मिट्टी को डाक विभाग के कर्मचारियों ने शहर के नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी मयूर कुमार गोरामे को सौंप दिया। डाक विभाग के कर्मचारी प्रत्येक गांव का दौरा करें। बीदर पोस्ट अधीक्षक श्रीकर बाबू ने कहा कि विभाग के नेटवर्क का उपयोग करके जिले के सभी शहरों, कस्बों और गांवों से अमृत वाटिका उद्यान के लिए मिट्टी एकत्रित की गई है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी तालुकों में मिट्टी को प्रशासन को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रधान पोस्ट मास्टर मंगला भागवत ने कहा कि मिट्टी एकत्रित कर अमृत वाटिका में भेजने का अवसर मिलना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। पीएम पोर्टल पर पहले ही 500 से अधिक मिट्टी एकत्रित तस्वीरें अपलोड की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि और भी फोटो अपलोड करने की प्रक्रिया जारी है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को कहा कि जाति जनगणना समाज को विभाजित नहीं करेगी। आजादी के 76 साल बाद जाति की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का पता लगाने की जरूरत है। हमारा समाज जाति आधारित समाज है। आंकड़े उन जातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए महत्वपूर्ण है जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से बराबरी के नहीं है। इस उद्देश्य के लिए जाति जनगणना की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए जिससे समाज बटे नहीं। उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कंथाराजू पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की जाति रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया था। अब आयोग का नेतृत्व एक अन्य व्यक्ति कर रहा है और मैंने उससे मूल जनगणना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि वो नवंबर में रिपोर्ट सौंप देंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कहते रहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो मुसलमानों को चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं देते। उन्होंने कहा बयान देने में अंतर होता है जबकि जमीनी हकीकत अलग होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में गारंटी योजना उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय कमी है। हमने सूखा राहत के लिए 4,860 रुपए मांगे। 42 लाख हेक्टेयर में फसल का नुकसान हुआ है। कुल घाटा 30,000 करोड़ रुपए है, लेकिन राष्ट्रीय आपदा राहत कोष एनडीआरएफ पैकेज के अनुसार 4,860 करोड़ रुपए की मांग की गई है। कांग्रेस एमएलसी प्रकाश के राठौड़ ने कहा कि उन्हें वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री शमनूर शिवशंकरप्पा की उस टिप्पणी से दुख हुआ है कि लिंगायत समुदाय के अधिकारियों को सरकार में प्रमुख पदों के लिए नहीं माना जाता है।
राठौड़ ने कहा कि इस तरह से बयान से अल्पसंख्यक समुदाय, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को दुख हुआ है, जिन्होंने पार्टी को वोट देकर राज्य में कांग्रेस को सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कांग्रेस एमएलसी ने कहा कि एक सर्वेक्षण के अनुसार 88% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया और इसकी तुलना में केवल 20% लिंगायतों ने विधानसभा चुनाव में पार्टी का समर्थन किया। इसके बावजूद सिद्धरामैया कैबिनेट में 7 मंत्री लिंगायत समुदाय से हैं और केवल 2 मुस्लिम हैं। लंबाणी समुदाय के 80% से अधिक लोगों ने पार्टी को वोट दिया और कई विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी उम्मीदवारों की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन लंबाणी समुदाय, उपपार, यादव या बालाजीगा से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया। अनुशासित तरीके से उन समुदायों के नेताओं ने मुख्यमंत्री, केपीसीसी अध्यक्ष और एआईसीसी नेताओं से अपील की है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया सभी समुदाय के लोगों को एक साथ लेकर चल रहे हैं और एक अच्छा प्रशासन प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधायकों और पार्टी नेताओं समेत सभी को मुख्यमंत्री का समर्थन करना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को अब तक राज्य का दौरा करने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि उन्होंने सितंबर की शुरुआत में पार्टी को औपचारिक रूप से इसका प्रस्ताव दिया था। गौरतलब है कि बीजेपी के संसदीय बोर्ड के सदस्य येदियुरप्पा ने सार्वजनिक घोषणा की थी कि वो राज्यव्यापी दौरे पर जाएंगे। उन्होंने सभी 30 जिलों का दौरा करने और जिला और तालुक नेताओं से मिलने और उन्हें लगभग 7 महीनों में होने वाले लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव दिया। सूत्रों का कहना है कि येदियुरप्पा के खिलाफ भाजपा में आंतरिक घोषित शीत युद्ध चल रहा है और उन्हें पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों से हरी झंडी नहीं मिली है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद द्वारा जारी डीएनए रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि कर्नाटक वन विभाग ने नागरहोल टाइगर रिजर्व के मेट्टिकुप्पे रेंज में एक लड़के को मौत के घाट उतारने के आरोप में गलत बाघ को पकड़ लिया है। शनिवार को वन विभाग को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि 4 सितंबर को मैसूरू के एचडी कोटे तालुक के कलहट्टी गांव में 7 वर्षीय लड़के को एक मादा बाघ ने मार डाला था, जबकि वन अधिकारी ने 8 बाघों को पकड़ लिया। 1 वर्षीय नर बाघ भी शामिल है। स्थानीय लोगों ने विभाग के अधिकारियों को सूचित किया था कि जिस बाघ ने लड़के को मार डाला था वो बहुत छोटा था और 19 सितंबर को पकड़ा गया बाघ बड़ा था। विभाग के सूत्रों ने बताया कि मादा बाघ ने लड़के को मार डाला होगा क्योंकि वह गर्भवती थी और आसान शिकार की तलाश में थी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। देखिए बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को शनिवार को सैकड़ों किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। इन किसानों ने सुबह सुबह ओझर एयरपोर्ट से डिंडोरी की तरफ जा रहे अजित पवार की कार और उनके काफिले पर प्याज और टमाटर की बारिश कर दी। ये किसान प्याज और टमाटर की सही कीमत न मिलने से नाराज थे और उन्होंने अपनी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए तरीका अपनाया। इस दौरान किसानों ने उप मुख्यमंत्री के काफिले को भी रोक दिया था। हालांकि कुछ समय बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया। अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए किसानों ने नारेबाजी की और उप मुख्यमंत्री के काफिले को काले झंडे दिखाए। किसानों ने प्याज पर निर्यात शुल्क वापस लेने और उचित आजीविका सुनिश्चित करने के लिए टमाटर के लिए अच्छा समर्थन मूल्य देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों में एक किसान ने कहा कि हम सरकार की नीतियों की निंदा करते हैं, किसान मर रहे हैं, हम प्याज पर निर्यात शुल्क वापस लेना और टमाटर के लिए उपयुक्त न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहते हैं। इस बीच कलवान से पुलिस की एक बड़ी टीम मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया।
बता दें कि मई अगस्त के बीच टमाटर की कीमतें 200 रुपए से ज्यादा तक पहुंच गई थी। इन महीनों में टमाटर आम लोगों की पहुंच से दूर हो गया था। आज हालत यह है कि टमाटर की खुदरा कीमत 12 से 18 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच है। इसी तरह नासिक में प्याज के थोक कारोबारी इस पर निर्यात शुल्क हटाने की मांग को लेकर 13 दिनों की हड़ताल पर चले गए थे। सरकार के आश्वासन के बाद 3 अक्टूबर को हड़ताल खत्म कर दी गई, लेकिन थोक व्यापारियों ने अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए 1 महीने का अल्टीमेटम दिया, वरना वो फिर से हड़ताल करेंगे। पीएम मोदी और नरेंद्र मोदी स्टेडियम को उड़ाने से जुड़े धमकी वाले ईमेल की जांच के दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच ने पाया कि ईमेल प्रोटोन मेल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके भेजा गया था। इतना ही नहीं, इस प्लेटफॉर्म का सर्वर स्विट्जरलैंड में है। एक अधिकारी ने बताया कि स्विट्जरलैंड की ईमेल का प्लेटफॉर्म देने वाली कंपनी उसके यूजर की जानकारी साझा नहीं करती है। इस वजह से ईमेल कहां से आया है, इसका पता लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने बताया कि इसी ईमेल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल पहले इस साल की शुरुआत में एक विदेशी चार्टर्ड विमान में बम होने की धमकी भरे ईमेल के लिए किया गया था, जिसके कारण जामनगर एयरपोर्ट पर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। पहली घटना में 240 यात्रियों के साथ मॉस्को से गोवा जाने वाली एक चार्टर्ड फ्लाइट शामिल थी, जिसमें विमान में बम होने का झूठा दावा किया गया था, जिस कारण उस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग उज्बेकिस्तान में कराई गई। इसी तरह कुछ दिनों बाद उसी विमान के बारे में एक और ईमेल आया, जिसका कारण उसकी लैंडिंग गुजरात के जामनगर में इमरजेंसी करवाई गई। सिक्किम में आए फ्लैश फ्लड में हताहत होने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक 26 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं। 3 दिन पहले लोहौंक झील के पास बादल फटने से तीस्ता नदी के सैलाब ने भारी तबाही मचाई। इस सैलाब में सेना के 22 जवान भी बह गए थे। अभी तक 7 जवानों का शव बरामद किया जा चुका है। वहीं अधिकारियों के मुताबिक करीब 142 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं करीब 2413 लोगों को बचा लिया गया है और वे राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग ने राज्य में अचानक आई बाढ़ में जान गंवाने वाले हर शख्स के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। उन्होंने राहत शिविरों में रह रहे हर शख्स को 2000 रुपए की तत्काल राहत देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हम नुकसान के बारे में सटीक विवरण नहीं दे सकते। इसका पता तब चलेगा जब एक समिति गठित की जाएगी और वो अपना विश्लेषण पूरा करेगी। हमारी पहली प्राथमिकता फंसे हुए लोगों को बचाना और उन्हें तत्काल राहत प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों के बीच सड़क संपर्क टूट गया है और पुल बह गए हैं। उत्तरी सिक्किम में संचार सेवा बुरी तरह प्रभावित हुई है। तमांग ने कहा कि बरदांग इलाके से लापता हुए सेना के 23 जवानों में से 7 के शव निचले इलाकों के विभिन्न हिस्सों से बरामद किए गए हैं, जबकि 1 को बचा लिया गया था तथा शेष लापता जवानों की तलाश सिक्किम और पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्रों में जारी है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इन दिनों प्रवर्तन निदेशालय की न्यायिक हिरासत में हैं। गिरफ्तारी के बाद उन्हें ईडी ने 5 दिनों की रिमांड पर लिया है। कल संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा से ईडी ने पूछताछ की थी। वहीं आज ईडी ने संजय सिंह के करीबी विवेक त्यागी को पूछताछ के लिए बुलाया है। विवेक त्यागी ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। जानकारी के मुताबिक इस मामले में ईडी इन दोनों को संजय सिंह के सामने बिठाकर पूछताछ करना चाहती है। कल संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा से ईडी ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी। सूत्रों के मुताबिक कल ईडी ने केवल सर्वेश मिश्रा से ही पूछताछ की थी। सर्वेश और संजय सिंह को आमने सामने बिठाकर पूछताछ नहीं की गई। ईडी इस पूछताछ के दौरान धन शोधन निषेध अधिनियम के तहत उनके बयान दर्ज करेगी। ईडी का आरोप है कि शराब घोटाले के आरोपी कारोबारी दिनेश अरोड़ा ने राज्यसभा के सदस्य सिंह के आवास पर 2 बार में 2 करोड़ रुपए नकद दिए थे। संजय सिंह ने इस दावे को खारिज कर दिया। ईडी ने इस मामले में बुधवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के घर पर छापा मारा और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आप सांसद संजय सिंह फिलहाल 10 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड पर है। ईडी का दावा है कि संजय सिंह के सहयोगी सर्वेश मिश्रा को 2 बार में 2 करोड़ रुपए मिले। इसके साथ ही संजय सिंह के पीए विजय त्यागी को शराब घोटाले के आरोपी अमित अरोड़ा की कंपनी अरालियास हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में हिस्सेदारी दी गई। जानकारी के मुताबिक संजय सिंह की रिमांड मांगते समय ईडी ने सर्वेश के नाम का भी जिक्र किया। ईडी सूत्रों के मुताबिक संजय सिंह के कहने पर ही सर्वेश मिश्रा को 2 बार में 2 करोड़ रुपए मिले। चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने स्पेस स्टेशन के लिए इसरो की योजना का खुलासा किया। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने एक इंटरव्यू में शुक्रवार को कहा कि भारत अगले 20 से 25 सालों में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का प्लान बना रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा गगनयान प्रोग्राम अंतरिक्ष में मानव उड़ान क्षमता की ओर बढ़ रहा है। अगर ऐसा होता है तो उसके बाद भारत अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन के निर्माण को देख सकेगा। इसरो चीफ ने कहा कि गगनयान मिशन को 2021 में ही लॉन्च करने
का लक्ष्य था, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते ऐसा करना मुमकिन नहीं हो पाया। कोविड-19 महामारी की वजह से गगनयान मिशन को लॉन्च करने की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया गया। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि गगनयान के बाद इसरो का अगला कदम अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाना ही होगा। इसके बाद फिर भारत का अगला लक्ष्य चंद्रमा पर मानव युक्त मिशन भेजना है। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक बहुत स्पष्ट योजना है, जिसके अनुसार भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा और वह स्वतंत्र रूप से काम करेगा। हालांकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS से आकार में छोटा होगा। इसरो प्रमुख ने कहा कि उनसे पहले इसरो प्रमुख के सीवन का सपना था कि अंतरिक्ष में हमारा स्पेस स्टेशन सूक्ष्म प्रयोग करेगा। पूर्व इसरो चीफ ने कहा था कि हम एक छोटा मॉड्यूल लॉन्च करेंगे और इसका इस्तेमाल माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट के लिए किया जाएगा। के सिवन ने कहा था कि भारत के अंतरिक्ष स्टेशन का इस्तेमाल पर्यटन के लिए वहां पर इंसान को भेजना नहीं है। यहां पर रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। इजराइल पर हमास के भीषण रॉकेट हमले में अब तक 22 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई सौ लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। हमास के आतंकियों ने इजराइल पर शनिवार को एक साथ 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे। इससे पूरे इजराइल में दहशत फैल गई। इसके बाद हथियारबंद हमास आतंकी इजराइल के शहरों में वाहनों के साथ घुस गए। उन्होंने आमजनों पर भी अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस वक्त इजरायली सेना और हमास आतंकियों में जबरदस्त जवाबी हमला जारी है। इजराइल की राष्ट्रीय बचाव सेवा ने शनिवार को कहा कि हमास के हमले में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। पिछले कुछ सालों में इजरायली क्षेत्रों को निशाना बनाकर किए गए हमलों के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम युद्ध में हैं। उन्होंने कहा दुश्मन को हमले की भारी कीमत चुकानी होगी। हमास के उग्रवादी नेता मोहम्मद दीफ ने पहले से रिकॉर्ड किए गए भाषण में कहा कि हमने भगवान की मदद से इन सब को खत्म करने का फैसला किया है, ताकि दुश्मन समझ सके कि जवाबदेही के बिना लापरवाही का समय खत्म हो गया है। पवित्र शहर यरूशलेम और पूरे इजराइल में सायरन बज रहे हैं, क्योंकि देश के दक्षिणी और मध्य भागों में कई स्थानों पर प्रभाव की सूचना मिली है। सरकार ने नागरिकों को आश्रय स्थलों के पास रहने और गाजा पट्टी के पास रहने वालों को घर पर रहने के लिए कहा है। गजान के सीमावर्ती इलाकों में अपने घरों से भाग रहे लोगों के भयावह दृश्य सामने आए हैं। सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं को कंबल और खाने का सामान लेकर इजराइल की सीमा से दूर जाते देखा गया। हमास की सशस्त्र शाखा ने घोषणा की कि उसने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड शुरू कर दिया है और कहा कि उसने 20 मिनट के पहले हमले में 5000 से अधिक रॉकेट दागे हैं। रूस और अमेरिका एक बार फिर जबरदस्त तरीके से आमने सामने हैं। दोनों देशों के बीच तनाव चरम सीमा को पार कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पहले से ही दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ एक्शन लेते आ रहे हैं। इस वक्त दोनों देशों के राजनयिक संबंध सबसे निचले स्तर पर चल रहे हैं। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने पिछले महीने मॉस्को से 2 अमेरिकी राजनयिकों के निष्कासन के जवाब में शुक्रवार को वॉशिंगटन से 2 रूसी राजनयिकों को निष्कासित करने का आदेश दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि उसने रूस द्वारा अमेरिका के 2 राजनयिकों को उस रूसी नागरिक के साथ संपर्क के कारण अवांछित व्यक्ति घोषित करने के जवाब में कदम उठाया, जो रूस के सुदूर पूर्वी शहर व्लादिवोस्तोक में बंद हो चुके अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के लिए काम करता था और जिसे इस साल गिरफ्तार कर लिया गया था।
मिलर ने एक बयान में कहा कि मंत्रालय रूस की सरकार द्वारा हमारे राजनयिकों के उत्पीड़न को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। मॉस्को में हमारे दूतावास कर्मियों के खिलाफ किसी भी अस्वीकार्य कार्रवाई के परिणाम होंगे। अमेरिका ने रूसी राजनयिकों को निष्कासित करने के फैसले ऐसे समय में लिए हैं जब यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को लेकर वॉशिंगटन और मॉस्को में तनातनी बढ़ गई है और अमेरिका रूस के बीच राजनयिक संबंध शीत युद्ध काल के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। आर्या 3 फिल्म सुष्मिता सेन ने धांसू अंदाज में अनाउंस की रिलीज डेट, लिखा शेरनी की वापसी। अब समाचार खेल जगत से है। एशियन गेम्स 2023 में भारतीय मेंस क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, जीता गोल्ड मेडल। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। गन्ने के बाई प्रोडक्ट और शराब उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले गुड़ पर टैक्स की दर मौजूदा दर को कम किया गया है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लासिका अभियान के तीसरे दौरे में इंद्रधनुष 0.5 में सभी बच्चों का टीकाकरण कराएं, कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा। अमृत वाटिका गार्डन के लिए डाक विभाग के कर्मचारियों द्वारा एकत्रित किए गए मिट्टी को प्रधान पोस्टमास्टर मंगला भागवत ने नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी मयूर कुमार गोरामे को सौंप दिया। जाति जनगणना से समाज नहीं बटेगा, कहा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने। शमनूर की टिप्पणी से कांग्रेस एमएलसी प्रकाश के राठौड़ नाखुश। बीएस येदियुरप्पा के कर्नाटक दौरे को पार्टी के दिग्गजों से हरी झंडी नहीं मिली। अजीत पवार के काफिले पर हुई प्याज और टमाटर की बारिश, डिप्टी सीएम की कार पर भी बरसा किसानों का गुस्सा। स्विट्जरलैंड के सर्वर से आया था प्रधानमंत्री को धमकी भरा ईमेल, मुंबई क्राइम ब्रांच ने किया खुलासा। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।